जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में हाल ही में चर्चा में रहे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर संबंधित मुद्दे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज चल रही है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसमें करंट टू कोर स्टडी करते हैं। मतलब आज जो मुद्दा चर्चा में है उस मुद्दे के इतिहास में जाकर हम उसके बारे में बात करते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित अगर आता है तो आप उसको बना सकें। चलिए, तो करंट अफेयर के इस करंट टू कोर स्टडी सेक्शन में जो हमने परंपरा स्थापित की, इसके अगले लेक्चर को शुरू करते हैं। और इसका आपका पहला मुद्दा है विश्व जैव ईंधन दिवस। दोस्तों, जब विश्व जैव ईंधन दिवस की बात करते हैं तो याद रखना है कि हर साल प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने को लेकर इसका जो कारण है वो ये है कि इसी दिन 1893 को, याद रखना, इसी दिन 1893 को डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? याद रखिएगा, सर रुडोल्फ डीजल। तो डीजल इंजन के आविष्कारक जो सर रुडोल्फ डीजल थे, इन्होंने पहली बार मूंगफली के तेल से यांत्रिक इंजन को कुशलतापूर्वक चलाया था। और इसी समय इन्होंने एक भविष्यवाणी भी की थी कि भविष्य में वनस्पति तेल से जो यांत्रिक इंजन है उनको चलाया जाएगा और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। अब चूंकि ये 10 अगस्त को इन्होंने भविष्यवाणी की थी और इस प्रकार के आविष्कार किए थे, इसीलिए इस दिन को हम कहीं ना कहीं जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका जो पहला उद्देश्य है वो है कि ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, ईंधन के स्रोत जो है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक इसके स्रोत होते हैं परंपरागत। जब हम परंपरागत स्रोतों की बात करते हैं तो जैसे आपका कोयला होता है ना, इसके अलावा पेट्रोल होता है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस होती है, ये ईंधन के परंपरागत स्रोत हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं अपरंपरागत स्रोतों की, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा, ये सब के सब अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो ये जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, इनको लेकर जागरूकता फैलाना ही इस दिवस का इम्पोर्टेंट लक्ष्य है। साथ ही साथ एक और चीज याद रखना है कि इस दिवस पे ही हम जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों को महत्व देने संबंधी बातों को जागरूकता फैलाते हैं कि लोग समझें कि जीवाश्म ईंधन की जगह पर गैर जीवाश्म ईंधनों को यूज किया जाना चाहिए। इसका क्या क्या लाभ होता है, भले ही वो पर्यावरणीय दृष्टि से लाभ हो या आर्थिक दृष्टि से लाभ हो, हर एक लाभ को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इसका एक उद्देश्य होता है कि जैव ईंधन के क्षेत्र में हमारे देश की सरकार क्या क्या काम कर रही है। तो सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला जाता है कि सरकार इस क्षेत्र में इस प्रकार के कदम उठा रही है। ये चीजें क्लियर। तो ये था जैव ईंधन दिवस की इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बारे में कुछ और चीज की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में इस दिवस को 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। जब हम इसके लिए बात करते हैं तो सरकार ने जैव ईंधन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और इस विकास कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसको इसके साथ समन्वय करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा सा उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जैव ईंधन को बढ़ावा दिया जाए और जो जीवाश्म ईंधन है उसको हतोत्साहित किया जाए। ये इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, ताकि पर्यावरण दृष्टि से जो हमें नुकसान होता है उसको हम बच सकें, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें लाभ हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क। ये एक बहुत अच्छा करंट अफेयर का मुद्दा है, आप इसको याद रखिएगा और इसको हम इस मैप की सहायता से पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि जो हमारी सीमा सड़क संगठन है ना, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखें कि जो भी हमारी बॉर्डर की सड़क होती है उसके लिए सीमा सड़क संगठन जिम्मेदार होता है। उस प्रकार की सड़क को निर्माण करने का काम सीमा सड़क संगठन जो है वो बनाता है। अब ये जो सीमा सड़क संगठन है दोस्तों, ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। मतलब हमारी सीमाओं की सुरक्षा की बात है, सिक्योरिटी की बात है, तो डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्ट्री जो आपकी है सेंट्रल लेवल पर, वो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। तो इसने क्या किया है कि भारत में सबसे ऊंचा मोटर सड़क रोड जो है वो बना दिया है। ये हमारे लिए एक हर्ष की बात है। और इसके पहले ये रिकॉर्ड बोलीविया के पास था। बोलीविया का रिकॉर्ड था जहां पर सबसे ऊंची सड़क होती थी, लेकिन अब भारत में है। ये जो सड़क बनाई गई है ये लद्दाख में उमलिंगला दर्रे में बनाई गई है और ये सड़क लगभग 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। तो लिंगला दर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा लद्दाख में है और ये सड़क वहीं पर बनाई गई है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी सड़क है ये चुमूर सेक्टर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ती है। याद रखना है कि पूर्वी लद्दाख के चुमूर सेक्टर जो है, चुमूर एरिया जो उसके कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ती है, शहरों को जोड़ने का काम करती है। क्लियर है? हाँ, ये सड़क जो है वो लेह से
चिसू मेले और डेम चौक को जोड़ते हुए कई वैकल्पिक सीधा मार्ग प्रदान करती है। इससे कहीं न कहीं हमें लद्दाख के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर के इलाके का मैप जो है, इसमें ये वाला हिस्सा जो है ये लद्दाख का हिस्सा है। ज़रा ध्यान देंगे, ये पूरा लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख में यहाँ पर चुमूर क्षेत्र है, तो ये पूर्वी क्षेत्रों को इन क्षेत्रों से, पश्चिमी क्षेत्रों से पूरी तरीके से सड़क जोड़ेगी। कहीं न कहीं इससे पर्यटन आवागमन को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा, कहीं न कहीं इससे समय की बचत होगी और लद्दाख के आर्थिक क्षेत्र में भी हमें प्रगति देखने को मिलेगी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय जो है, जो इसका सीमा सड़क संगठन है, वो ऐसे बेहद इलाके जो हैं, कठिन इलाके जो हैं, दुर्गम क्षेत्र जो है, वहाँ पर भी चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण कर रहा है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्दियों में तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो दर है वो सामान्य दर से लगभग 50% तक कम हो जाती है। तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, ऐसे कठिन क्षेत्रों में, ऐसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में, ऐसे कठोर क्षेत्रों में भी इस प्रकार की संरचना बना देना निसंदेह सीमा सड़क संगठन के लिए और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के लिए बधाई क्या कई बोल सकते हैं कार्य है, ये आपको याद रखना है। तो अब सबसे ऊंची मोटर सड़क किसी देश में है तो वो कहाँ है? भारत में है। कौन से क्षेत्र में है? तो लद्दाख में है। याद रखिएगा कि लद्दाख जो है वो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बनाया गया था। याद रखिएगा, लद्दाख जो है वो 370 के हटने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला। दिल्ली सरकार बहुत लंबे समय से एक समस्या को देख रही थी। उस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अब पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की है। ये रोहिणी में, दिल्ली के जो रोहिणी सेक्टर है वहाँ पर ये प्रयोगशाला स्थापित की है। इसका उद्देश्य ये है कि कहीं न कहीं जो दिल्ली पुलिस के लिए गो हत्या जो हो रही थी, जानवरों के अवैध व्यापार हो रहे थे और अन्य पशु संबंधी मामले जो हो रहे थे, उनको निपटाने में इससे मदद मिलेगी। कहीं न कहीं इसके माध्यम से एक और चीज़ होता था कि जब भी इस प्रकार के नमूनों का परीक्षण किया जाता था, तो अन्य राज्यों के लिए टेस्टिंग के लिए भेजी जाती थी। मतलब पशुओं के डीएनए प्रयोगशाला दिल्ली में नहीं थी। यदि किसी भी प्रकार का कोई टेस्टिंग करनी होती थी, दूसरे राज्यों में भेजते थे। अब दूसरे राज्यों में अगर भेजेंगे तो सीधी-सी बात है, एक तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा और ये खर्चा की अगर छोड़ दें तो कहीं न कहीं जाँच प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा देरी लग जाती थी। और जब आप कोई भी शोध करते हैं, कोई भी निर्णय पर पहुँचते हैं और वहाँ पर देरी होती है, तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं निर्णय प्रभावित होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पशु डीएनए प्रयोगशाला रोहिणी सेक्टर में स्थापित किया है। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। दोस्तों, हमारे इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो यदि हम बात करें तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो षड्यंत्र शब्द है ये कहीं न कहीं उचित प्रतीत नहीं होता था। षड्यंत्र जो शब्द है वो उचित प्रतीत नहीं होता था। कहीं न कहीं इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो है इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया है। षड्यंत्र जो है वो एक शब्द जो है वो कहीं न कहीं अपमान को दिखाता है। ये षड्यंत्र नहीं है। ये हमारी एक ऐसी चीज़ थी जिसके तहत हम लोग कहीं न कहीं एक गलत चीज़ों में नहीं जा रहे थे। इसको गलत नकारात्मक संदर्भ में देखा जाता है। तो षड्यंत्र की जगह पर इसको कार्यवाही घोषित किया है। तो आप याद रखिएगा कि करंट अफेयर में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक इतिहास का मुद्दा चर्चा में है। अगर डेफ़िनिटली यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मान सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो अब काकोरी ट्रेन कार्यवाही है वो कब घटित हुआ था? तो याद रखिएगा 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ये षड्यंत्र जो है वो 1925 में किया गया था उत्तर प्रदेश में। ये उस समय की घटना है जब सहारनपुर लखनऊ के बीच में रेलवे ट्रेन चलती थी जो इनका खजाना लेकर जाती थी अंग्रेजों का, और सरकारी खजाने को राम प्रसाद बिस्मिल की योजना थी कि इसको लूट लिया जाए, और इसको लूटने के लिए इन्होंने काकोरी जो स्टेशन था उसको चुना था, और काकोरी स्टेशन पर इस ट्रेन को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया, इसलिए इसे काकोरी ट्रेन कार्यवाही नाम दिया जाता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है कि इस योजना में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्ता जो थे वो सब शामिल थे। याद रखना है आप लोगों को। और कहीं न कहीं इस हमले में 1 महीने के भीतर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कई सारे सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया थी वो 18 महीने तक चली थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को, इन सबको मौत की सज़ा सुनाई गई थी और बाकी सदस्यों को उम्र कैद हुई थी। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद भागने में कामयाब हुए थे, जिनकी मृत्यु बाद में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई थी। क्लियर? इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया था। इनका स्लोगन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने कहा था आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। एक गोली इनकी बंदूक में बची थी जिसको इन्होंने खुद के ऊपर फायर कर लिया और अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं लगे।
तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल की यदि हम बात करते हैं तो इस पूरे कांड की योजना इनकी ही थी और इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना? ये जो पूरा स्लोगन है ये इनका ही दिया हुआ है, याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल दिवस 2021। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल दिवस जो है जिसे हम वॉर ओलंपिक के रूप में भी जानते हैं। वॉर ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल सैन्य खेल जो है वो एक ही बात है। याद रखिएगा कि भारतीय सेना के 101 सदस्यों का दल, कितने? भारतीय सेना के 101 सदस्यों का दल जो है वो रूस में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल में हिस्सा ले रहा है। कितने? 101 सदस्यों का दल जो है वो रूस में अंतर्राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं, सैन्य खेल जो उसमें हिस्सा लेने के लिए गया है। इसमें यदि हम बात करते हैं तो आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता, एल्बर्स रिंग, पोलर स्टार, स्नाइपर फ्रंटियर, सेफ रूट गेम्स में हिस्सा लेंगे ये सब लोग। और ये ऊंचाई के दुर्गम इलाकों पर विभिन्न अभ्यास, युद्धक इंजीनियरिंग कौशल, बर्फ में संचालन, बाधाग्रस्त इलाके में स्नाइपर कार्य आदि चीजों का प्रदर्शन यहाँ पे करते हैं। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल जो है वो रूस के रक्षा मंत्रालय के द्वारा, कहाँ? रूस के रक्षा मंत्रालय के द्वारा हर साल एक सैन्य आयोजन है जो हर साल आयोजित किया जाता है और पहली बार ये 2015 में शुरू किया गया था, याद रखना। क्लियर? तो इसमें भारत के 101 सदस्यीय दल जो है वो भाग लेने के लिए गया है रूस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एविया द्वीप एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। एविया द्वीप क्या है? इसे यूबोआ द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूबोआ द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये एक यूनानी द्वीप है, दूसरा बड़ा यूनानी द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इससे। ये द्वीप कहाँ है? तो याद रखिएगा कि यूरिपस जलडमरू मध्य जो है, यूरिपस जलडमरू मध्य जो है उसके द्वारा ये ग्रीस की मुख्य भूमि के बोआई ओटिया से अलग होता है, ये याद रखना है। और ये द्वीप जो है इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जंगल में भयंकर आग लग गई है। तो एविया द्वीप जो है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जंगल में आग लग गई थी, इसीलिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है वो है भारत तिब्बत सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अर्थात आईटीबीपी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका गठन जो है वो 1992 में हुआ था और इसके लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम पास किया गया था। मतलब इसको एक अधिनियम के द्वारा कानूनी तौर पर सांविधिक आधार पर इसे 1992 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो चीन के तिब्बत के साथ जो भारतीय सीमा है उस सीमा की निगरानी करे। क्लियर है? तो ये प्रमुख सीमा गश्ती संगठन है। ये क्या है? एक प्रमुख सीमा गश्ती संगठन है, ये आपको याद रखना है। और ये जो बल है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि किसके अधीन होता है तो आप क्या बताएंगे? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है और एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उसके अंतर्गत आता है आपका आईटीबीपी। क्लियर? अच्छा, मैं आपसे इसको डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? इसको डिस्कशन करने का आधार यह है कि इसमें हाल ही में दो महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और ये महिला अधिकारियों को जिनको नियुक्त किया उनका एक का नाम है प्रकृति और एक का नाम है दीक्षा। क्लियर? तो याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं उनके माध्यम से 2016 से अपने संवर्ग में महिला युद्धक अधिकारियों की भर्ती शुरू की गई थी। तो 2016 से जो भर्ती शुरू की गई थी उसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें दो महिला अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया गया है, प्रकृति और दीक्षा को। क्लियर? याद रखना है आप लोगों को। तो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट ये कदम है और कहीं ना कहीं हम इसको सराहा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका जो दोस्तों आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, एनआईए। आपने कई बार सुना होगा एनआईए की जांच हो रही है, एनआईए की जांच हो रही है। तो एनआईए आखिर है क्या? और चूंकि करंट अफेयर में ये चर्चा में है तो कहीं ना कहीं हम इसे डिस्कस भी कर सकते हैं। एनआईए जिसको राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, ये एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। इसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 का जो अधिनियम था उसके तहत इसको बनाया गया था। और ये क्यों जरूरी थी? तो याद रखिएगा कि आतंकवादी रोधी कानून के अंतर्गत एक एजेंसी है। मतलब आतंकवाद संबंधी जांच और उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार जो है वो पूर्ण रूप से हम एनआईए के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या है कि राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद संबंधी अपराधों का निपटान किया जा सकता है। इसमें किसी की भी अनुमति की जरूरत नहीं होती है और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक व्यवस्था होती है। क्लियर है? ये याद रखना आप लोगों को। और 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया था। एनआईए को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले आतंकी हमलों की जांच करने की शक्ति भी दी गई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पेंसिलुम्पा ग्लेशियर। पेंसिलुम्पा ग्लेशियर क्या है? जब हम बात करते हैं दोस्तों पेंसिलुम्पा ग्लेशियर का तो ये लद्दाख के जास्कर क्षेत्र का एक ग्लेशियर है। कहाँ का? लद्दाख के जास्कर क्षेत्र का एक ग्लेशियर है और यहाँ पर तापमान में वृद्धि, सर्दियों में कम बर्फबारी होने के कारण
कारण यह ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। क्लियर। अच्छा, जास्कर रेंज जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। जास्कर क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है जो लद्दाख को, जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। क्लियर। अच्छा, ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करते हैं तो जास्कर रेंज 33 हिमालय का ही हिस्सा है, मतलब हिमालय श्रेणी का एक हिस्सा है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जम्मू लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली मार्बल दर्रा जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और कई सारे दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में 13,000 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा है। जास्कर रेंज एकदम उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये भी याद रखना है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। दोस्तों, जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करते हैं तो याद रखना कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है इसकी स्थापना संगीत नाट्य अकादमी द्वारा 1959 को हुई थी। कब हुई थी? 1959 को हुई थी। और 1975 में ये एक स्वतंत्र संस्था बन गई थी, मतलब उसकी इकाई के रूप में था पहले ये, और 1975 में इसको क्या बनाया गया? स्वतंत्र संस्था बनाया गया है। और इसका पंजीकरण जो है वो 1860 में 1860 का जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम उसकी धारा के तहत इसको पंजीकृत किया गया है। और ये जो संस्था है ये पूर्णतः संस्कृति जो मंत्रालय है भारत सरकार का उसके द्वारा वित्त पोषित होती है। क्लियर। यहाँ पर 1999 में भारत रंग महोत्सव या राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव की शुरुआत भी की गई थी। कब से की गई थी? 1999 से। क्लियर। जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक थिएटर उत्सव भी है, ये भी याद रखेंगे। और वर्तमान में राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव को थिएटर के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया गया है। एशिया के सबसे बड़े थिएटर उत्सव के रूप में इसको जाना जाता है। बराबर। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं।